मित्रों नमस्कार। विश्व रंग 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बहुत महत्वपूर्ण सत्र में जो कोविड की बात की दुनिया पर विचार करने वाला है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज जब विश्व रंग का आयोजन पूरी दुनिया में हो रहा है तो दुनिया एक कोविड महामारी से भी गुजर रही है और जिसने एक तरह का अवसाद पूरे विश्व में पैदा किया। ये सिर्फ अवसाद ही नहीं था, इसके खिलाफ प्रयास भी बहुत सारे किए जा रहे हैं। एक पॉजिटिव एक्शन, नई दिशाओं का उभरना, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, ये सारे काम भी साथ साथ किए जा रहे हैं। तो हमने बहुत ज़रूरी समझा कि हम जब विश्व रंग का आयोजन कर रहे हैं तो इस बात पे विचार करें कि कोविड के बाद की दुनिया कैसी होगी, कोविड के समय में क्या नए प्रयास पूरी दुनिया में हो रहे हैं और कोविड के बाद हम क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्शन देख पाएंगे। मित्रों, ये हमने शिक्षा के क्षेत्र में सोचा, ये हमने कला और संस्कृति के बाद के परिवर्तनों के बारे में सोचा, यही हमने उद्यमिता और उद्योग के बारे में भी सोचा। और आज के सत्र में हम भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, कोविड को कैसे समझा जा रहा है और कोविड के बाद के देश पर किस तरह का स्वरूप या चित्र बन रहा है, वो आपसे बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज 4 बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। एक श्री अमिताभ सक्सेना, जो डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा के वाइस चांसलर हैं। दूसरी डॉक्टर पंकज मित्तल, जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की सचिव हैं और भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें कार्रवाइयाँ संचालित करती हैं, उनके कोऑर्डिनेशन को देखती हैं, उसमें कल्चरल और सामाजिक और एकेडमिक कार्यों को समन्वित करती हैं। तीसरी हैं डॉक्टर उर्वशी प्रसाद, जो पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं और हेल्थ केयर सेक्टर की बड़ी स्पेशलिस्ट हैं, जो कि हमसे स्वास्थ्य पर बातचीत करेंगी। और चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता हैं श्री मुकुल कानिटकर, जो भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं और ये संगठन देश में शिक्षा के नवाचारों में, शिक्षा के भारतीयकरण के बारे में, शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो मैं इन चारों वक्ताओं का स्वागत करता हूं और हम शुरुआत करते हैं श्री अमिताभ सक्सेना से, जो डॉक्टर सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा के कुलपति हैं। खंडवा मित्रों एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ ये भी हैं कि वहाँ कृषि बहुत ही समृद्ध है, वो जल के मामले में बहुत समृद्ध है और उसके लोकल रिसोर्सेज भी बहुत समृद्ध हैं। तो अमिताभ सक्सेना जी ने इतने नवाचार किए हैं जिसमें विश्वविद्यालय अपने लोकल कंडीशंस को कंसिडर करे, अपने लोकल रिसोर्सेज को कंसिडर करे और उसके आधार पर कौशलों का विकास किया जाए। वे हमसे कौशल की बात करेंगे, वो उभरते कौशल की बात करेंगे और जल और कृषि, ये जो स्थानीय रिसोर्सेज हैं उन पर बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि प्रतिकार के रूप में जो भारत में एक बात उभरी है वो है लोकल के लिए वोकल। तो लोकल के लिए वोकल पर फोकस करते हुए मैं चाहूँगा कि हम आइए अमिताभ सक्सेना की बातचीत सुने। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सत्र में उपस्थित विद्वत गुणीजनों को भी मेरा प्रणाम, अभिवादन। विश्व रंग परिवार अवश्य ही शुभकामनाओं का अधिकारी है, क्योंकि इस समय में जहां पूरा समाज, पूरा विश्व ही अपनी दिनचर्या को नहीं सही तरीके से कर पा रहा है, वहां आपने इस विषय को लेके जो आज की आवश्यकता है, आज हमें हमारी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। आज हमें ये देखना है कि हम जहाँ से थे हम वहीं आ चुके हैं। हमारा जो पूरा ग्लैमर है वो अब उतना उपयोगी हमारे साथ नहीं रहा। विश्व रंग परिवार का ये आयोजन हमें पुनः अपनी मातृभाषा, अपने साहित्य और संस्कृति के प्रति जोड़ता है। आज के समय में जब हमें हमारे ऊपर गौरव होना चाहिए, उसे भी हमारे साथ एक ऐसी अनुभूति लाता है कि हम हमारी संस्कृति, साहित्य पे गर्व कर सकें। देखिए, कोविड के बाद का जो समय है या ये भी समय है, वो पूरा चुनौतियों से भरा हुआ है। इन चुनौतियों को हमें अवसर में बदलना ही होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि कोविड के बाद व्यवसाय या रोजगार उस तरीके से नहीं होंगे जैसे आज हो रहे हैं।
बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। रोज हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नवाचार हमारे सामने आ रहा है। विद्यार्थियों में एक डर बैठ गया है कि वो कैसे भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करें। हमें विद्यार्थियों के बीच में और विद्यार्थी नहीं समाज के बीच में भी कार्यशालाओं का आयोजन कर उनको ये आत्मविश्वास जगाना होगा कि आप नए दौर के लिए और अधिक क्षमताओं के साथ तैयार हो सकते हैं। हमने ये लगातार देखा है, लगातार पाया है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें रोज दिख रही है। रोज कोई ऐसा अनुभव हो रहा है जहां हम देखते हैं कि अरे ये व्यवसाय इस तरीके से भी हो सकता था, ये मार्केटिंग इस तरीके से भी हो सकती थी, ये विचार इस तरह से भी आ सकता था। इस नए विचार परिकल्पन को हमें समाज में लाने की आवश्यकता है। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में अर्थात निमाड़ क्षेत्र में स्थित है। ये क्षेत्र बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से कृषि, जल, वन संपदा या पर्यटन से भरपूर संभावनाओं का क्षेत्र है। आपने कई बार सुना होगा गणगौर का नाम या कालबेलिया का नाम, ये इसी क्षेत्र की देन है। साथियों, हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने विद्यार्थियों के बीच में नए नए प्रयोगों के द्वारा, नवाचारों के द्वारा हमेशा ये प्रयास किया है कि उन्हें इस दौर से बाहर निकलने की संभावनाओं से जानने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षाओं, इन सब से आप गुजर चुके। इनमें और क्या होना है, और क्या सुधार हो सकता है, और कितना ये विद्यार्थी को मदद कर सकता है, प्रयोग कैसे हो सकते हैं, ये सब आप देख चुके। लेकिन इससे अलग हटके, इससे अधिक हमें ये देखना होगा कि हमारे पास लोकल, स्थानिकता के अनुसार भविष्य की क्या संभावनाएं उपलब्ध हैं। अब तक हम पूरे विश्व की ओर देखते थे, हम विश्व की तरफ जाते थे, हम हमारे क्षेत्र को छोड़ देते थे। अब ये संभावना है कि विश्व को हम हमारे पास लेके आएं। हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारी भौगोलिक सुविधाओं में जो संभावनाएं छुपी हुई हैं, हमें उनको तराशने की ज़रूरत है। देखिए, ये गलती हमने करी है बहुत समय से कि हमने सोर्स को रिसोर्स मान लिया। प्रकृति सोर्स है, रिसोर्स नहीं है। जल, वन सोर्स है, रिसोर्स नहीं है। जब भी हम उसे सोर्स मानेंगे तब उसका सम्मान करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, उसमें बढ़ावा देंगे। लेकिन रिसोर्स मानेंगे तो उसे समाप्त कर देंगे। जिस तरीके से मनुष्य संसाधन नहीं है, आप संसाधन करेंगे तो उसे एक पैकेज में बंद कर देंगे। लेकिन स्रोत मानेंगे तो उसमें गुण धर्म देखेंगे, उसमें वृद्धि करेंगे और उनमें उपयोगिता की ज्ञान को शामिल करेंगे। इसी तरीके से प्रकृति में, जल क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, पर्यटन में हम स्रोत की दृष्टि रखेंगे तो हमारे को ये देखने को मिलेगा कि वहाँ क्या क्या अवसर हमारे सामने उपलब्ध हैं। साथियों, आपके स्थानीय स्तर पर कृषि में आधुनिकता की आवश्यकता है, लेकिन आधुनिकता ही कृषि नहीं है, ये भी मानना होगा। अनुभवजन्य ज्ञान और आधुनिकता का समावेश करके हमें कृषि को उस स्थान पे लाना होगा जहाँ कोविड आपको चुनौती नहीं, अवसर के रूप में सामने आए। कृषि के अलावा और सारी संभावनाओं को भी अवसर के रूप में देखते हुए, आधुनिकता का समावेश करते हुए, परंपरा को साथ में लाते हुए अगर हम ये प्रयास करेंगे तो हमारे को बहुत मदद मिलेगी। शोध में भी नई दृष्टि की आवश्यकता है, नवाचार की आवश्यकता है। जितना शोध है वो आपके कितने उपयोग में आ रहा है। अनावश्यक शोध तो हम नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी समस्याओं का कोई समाधान उनके माध्यम से निकल रहा है? हमारे शोध का जो भी नज़रिया हो, शोध का जो भी परिणाम हो, वो समाज के किस काम आ रहा है, इस दृष्टि को भी विकसित करने की आवश्यकता है। शोध में नवाचार लाना, नए सृजन करना, क्या हम उससे कोई उत्पाद बना सकते हैं? क्या हम लोकली उस उत्पाद को इस तरीके से विकसित कर सकते हैं कि वो ग्लोबल हो सकता है? क्या इस नज़रिए की भी आवश्यकता है। देखिए, समय बदल रहा है, रोजगार में इतने परिवर्तन आ जाएंगे जितना आपने विचार नहीं किया होगा। बहुत सारे रोजगार समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये समस्या नहीं है कि वो समाप्त हो रहे हैं, बहुत अधिक रोजगार सृजित हो रहे हैं। आपको विद्यार्थियों को उस ओर दिखाना होगा कि देखिए, व्यवसाय में ये संभावना है, रोजगार में ये संभावना है। इतने आवश्यक समय में विश्व रंग परिवार ने इस आयोजन करके पूरे विश्व को
इस ओर आकर्षित किया है कि कोविड के बाद क्या करें, आज तैयारी कर लीजिए। समय है, एक तरफ से नियंत्रित हो रही है बीमारी, लेकिन डर है बढ़ ना जाए। संभलिए, समझिए, अपने आप को पहचानिए, समाज को पहचानिए, स्थानिकता को पहचानिए, उसको एक स्वरूप दीजिए, सबको साथ लाइए। ये समग्रता का विचार साथ में रखेंगे तो विश्वविद्यालय समाज के लिए अधिक उपयोगी होंगे। ये हमारी आवश्यकता नहीं, जवाबदारी भी है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतने महायज्ञ में मुझे भी आमंत्रित किया, विश्व रंग परिवार का, श्री संतोष चौबे जी का, जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचार भी आप लोगों के समक्ष रखूं। धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, ये थे श्री अमिताभ सक्सेना, सीवी रामन विश्वविद्यालय खंडवा के वाइस चांसलर, जिन्होंने स्थानिकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हमें स्थानीय रिसोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए, हमें स्थानीय कौशलों पर ध्यान देना चाहिए और हमें स्थानीय प्रोडक्ट्स को ग्लोबल बनाने के बारे में बातचीत करनी चाहिए। अब हमारे इस सत्र की दूसरी वक्ता हैं डॉक्टर पंकज मित्तल। जैसा मैंने बताया था, वो AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की सचिव हैं और AIU ने अपने तौर पे बहुत सारे प्रयास किए हैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने को लेकर, करिकुलम रिफॉर्म्स को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर और कंटेंट को लेकर। AIU ने एक बच्चों के बीच में भी बड़ा कंपटीशन करवाया इस समय में और वो भी बहुत ही लोकप्रिय रहा। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पंकज मित्तल हमारे विश्वविद्यालयों को किस तरह से देखती हैं, उनमें और हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आएंगे, हायर एजुकेशन का क्या तरीका बदलेगा, कैसे हमारे एग्जामिनेशन कंटेंट बदलेंगे, उस पर आपसे कुछ बातचीत करें। आइए सुनते हैं डॉक्टर पंकज मित्तल को। नमस्कार, मैं पंकज मित्तल, सेक्रेटरी जनरल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ संतोष चौबे जी को, जो कुलाधिपति हैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के और निदेशक हैं विश्व रंग 2020 के, जो कि एक टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमिताभ सक्सेना जी का, जो वाइस चांसलर हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी के, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। विश्व रंग एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और इसमें बहुत दूर दूर से एकेडमिशियंस का, और स्पेशली आफ्टर कोविड तो जो वर्चुअल पार्टिसिपेशन है अच्छे एकेडमिशियंस की, वो बहुत ही बड़े स्तर पे हुई है। इसके लिए मैं फिर से बधाई देना चाहती हूँ। और मेरे को कहा गया है कि इस बात पे बोले, इस टॉपिक पे बोले कि कोविड के बाद की दुनिया। अब ये टॉपिक अपने आप में ही एक ऐसा टॉपिक है कि कोविड के बाद की दुनिया कैसी रहेगी। सब लोग एक नए नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि कोविड के बाद एक नया नॉर्मल आ जाएगा। एंड एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद की दुनिया और कोविड के पहले की दुनिया बिल्कुल अलग अलग होगी। जैसे BC AD हुआ करता था, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर दैट, और अब ये हो गया है BC एंड AC, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना। तो BC मीन्स कोरोना से पहले की जिंदगी और कोरोना के बाद की जिंदगी AC बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर हम आम रहन सहन के बारे में करें बात, तो हम जानते हैं कि अब हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारी ज़रूरतें उतनी नहीं है जितना हमें लगता था। कम में काम हो सकता है, कम कपड़ों में काम हो सकता है, बिना घूमे काम हो सकता है, घर पे बैठ के काम हो सकता है और बहुत सारा आदान प्रदान ऑनलाइन हो सकता है। तो इस तरह का जो सोच है, जो ये विकसित हुई है कोविड के बाद, ये हमने पहले नहीं सोचा था। पहले नहीं सोचा था कि इस तरह की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह का लिटरेचर फेस्टिवल ऑनलाइन हो सकता है। तो पहली बार मुझे लगता है कि कोविड ने हमें सिखाया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े स्तर पे हो सकती हैं पर कम खर्चे पे हो सकती हैं, बिना जाए हो सकती हैं, घर पे बैठे हो सकती हैं, वर्चुअल मैनर में हो सकती हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। अगर हम यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें कि यूनिवर्सिटी में स्पेशली बच्चों के लिए पढ़ाई कैसी रहेगी कोविड से पहले और कोविड के बाद, तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अंतर होगा। कैसे? जैसे कि जब तक कोविड नहीं आया था, जब भी मैं पहले UGC में रही हूँ, करीब 30 साल, एक वाइस चांसलर भी रही हूँ भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा में 6 साल के लिए। तो पहले जब भी हम अपने टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कहते थे कि आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करिए, तो टीचर्स में एक किस्म की हिचक रहती थी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे। उनको लगता था शायद वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बने नहीं हैं। पर मुझे हैरानी हुई कि जैसे ही कोविड आया और हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बंद हो गए और बच्चे और टीचर सभी घरों पे हो गए,
तो हमारे टीचर्स ने बहुत ही तेजी से इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे टीचर्स में कि उन्होंने बहुत तेजी से अपने अंदर बदलाव लाए और एक तरह से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत जल्दी से शुरू की। तो आने वाला जो समय है पोस्ट कोविड एरा, कोविड के बाद की दुनिया, उसमें फेस टू फेस एजुकेशन, मैं नहीं ये कहना चाह रही कि सिर्फ फेस टू फेस रहेगा कि सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। मेरे हिसाब से ब्लेंडेड मोड रहेगा जिसमें फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों का मिश्रण होगा। और इसके लिए बहुत सारे एजुकेशन रिसोर्सेज चाहिए होंगे। बहुत सारे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं फील्ड में और बहुत सारे ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हमारे टीचर्स बना रहे हैं। और बनाने के लिए और स्पेशली क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज बनाने के लिए उनको मुझे लगता है कि बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हमारे टीचर्स को आने वाले समय में ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैमरे के सामने बैठो और बोलो और पढ़ाई होगी। ऑनलाइन टीचिंग का मतलब है बहुत कुछ, उसमें असाइनमेंट्स भी होंगी, क्विजेस भी होंगी, बच्चों को एंगेज कैसे करना है, स्टूडेंट एंगेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए पढ़ाने का तरीका बदलना होगा, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की तरफ जाना होगा, जिसमें हम बच्चों को पहले से ही टेक्स्ट या ऑडियोज़ या वीडियोज़ दे देंगे और क्लास में सिर्फ डिस्कशंस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और लॉजिक समझा जाएगा। तो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल के तहत पढ़ाई करानी होगी आने वाले समय में। आने वाले समय में करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। करिकुलम क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अभी आई है और उसमें कहा गया है कि आने वाले समय में जोर रोट लर्निंग पे नहीं होगा, जोर होगा क्रिएटिविटी पे, जोर होगा कि बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई जाए, बच्चों को एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी कराई जाए, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के तहत पढ़ाया जाए। तो जब इन सब चीज़ों पे जोर होगा तो जाहिर है कि करिकुलम भी बदलना पड़ेगा। तो आने वाले समय में कोविड के बाद करिकुलम चेंज होगा, पढ़ाने का तरीका बदलेगा। यूनिवर्सिटीज़ जो अभी तक बहुत सा बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट करती थी, ब्रिक एंड मोटर स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती थी, अब यूनिवर्सिटीज़ को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे होगा। गवर्नमेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें टेक्नोलॉजी एनेबल्ड यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करनी है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कैंपसेस क्रिएट करने हैं, जिससे कि हमारे बच्चे, अगर इस तरह की सूरत दोबारा से आए कि एकदम से सबको लॉकअप में रहना पड़े या घरों पे रहना पड़े या आइसोलेशन में रहना पड़े, तो हमारी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, हमारी पढ़ाई सफ़र ना करें। इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा कि कैसे ऑनलाइन माध्यम से हम टीचिंग कर सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं बिना परेशान हुए। जब मैं कहती हूँ बिना परेशान हुए, मतलब क्योंकि बहुत केसेस हमारी आंखों के सामने ये भी आए कि बच्चे क्योंकि घरों पे अकेले थे तो उनको कई बार वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा मेंटल इश्यूज भी आए, मेंटल डिप्रेशन के केसेस आए बच्चों के साथ। तो उनको, बच्चों को कैसे एंगेज करके रखना है यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जैसे मैं AIU से हूँ तो इसलिए थोड़ा सा कल्चर के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। जैसे AIU यूनिवर्सिटी के यूथ अफेयर्स प्रोग्राम्स करता है, कल्चरल प्रोग्राम्स करता है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स करते हैं जोनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एशियन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। पर इस बार कोई फेस्टिवल नहीं हो पाया क्योंकि आना जाना मना था, मिलना जुलना मना था, साथ में इकट्ठे काम करना मना था। तो हमने थोड़ा सा अलग हटते हुए हमने एक ऑनलाइन कल्चरल फेस्टिवल किया, उसका नाम रखा कुछ आर्टिस्टिक कोरोना से करोना हमने किया कि कुछ आर्टिस्टिक करोना, जिसमें बच्चों को कहा कि जो भी आपकी परफॉर्मेंसेस हैं उसके आप वीडियोस हमारे पास बना के भेजें। और जब वो वीडियोस जब हमने एक तरह से लॉन्च किया था प्रोग्राम, हमें नहीं लगा था इतने सारे वीडियोस आएंगे, पर कुछ ही समय पे हमारे ढेरों वीडियोस आए। 500 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के करीब 2,500 से 3,000 वीडियोस हमारे पास आए और हमारे लिए एक चैलेंज हो गया कि उसमें से बेस्ट किसको चुने। पर हमारे पास जजेस थे और हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चुनी, जिनको कि अवार्ड मिला कुछ आर्टिस्टिक कोरोना के तहत। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ को भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उनका मेंटल स्टेट ठीक रहे, उनके साथ एंगेजमेंट ठीक रहे और उनको ऐसा ना लगे कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि कोविड के बाद की दुनिया थोड़ी अलग होगी। सिमिलरली
जब हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल अलग तरीके से होगा। अभी तक हम डिपेंड करते हैं 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन होता है आफ्टर द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो वो 3 घंटे का एग्जामिनेशन क्या सही तरीका है किसी भी बच्चे को इवैल्यूएट करने का? अभी हमें पता चल रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो 3 घंटे का एग्जाम करना ही चैलेंज हो जाता है। अभी जैसा कि हमने कोविड में देखा, ना तो बच्चों को बुला पा रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देने के लिए, और ऑनलाइन जब एग्जामिनेशन की बात होती थी तो उसमें अपने अलग तरह के इश्यूज थे कि प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन कैसे होगा, डिवाइसेस होंगी कि नहीं बच्चों के पास, उनके पास प्रॉपर कनेक्शन होगा कि नहीं, और अगर कनेक्शन है तो बैंडविड्थ होगा कि नहीं। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कोविड के बाद में जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होगा वो भी अलग तरीके से होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होगा थ्रू आउट द सेमेस्टर। बच्चों को टीचर्स असेस करेंगे और मल्टीपल मेथड्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं और फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं, क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशंस हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों से बच्चों का असेसमेंट एंड एवेल्युएशन करना होगा। तो कोविड के बाद की दुनिया में सिलेबस भी बदलेगा, करिकुलम भी बदलेगा, पढ़ाने का तरीका भी बदलेगा, ट्रेनिंग का तरीका भी बदलेगा, क्योंकि मोस्टली अब बच्चों को या इवन टीचर्स को भी जो ट्रेनिंग देना है मोस्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रावधान है। AIU खुद एक लेके आ रहा है ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचर्स को देने के लिए, जिसमें 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज होंगे। एक यूके की कंपनी के साथ हमने MOU साइन किया है। 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज होंगे जो कि टीचर्स को हेल्प करेंगे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, OER बनाने के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, कैसे इम्पैक्टफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखने हैं उसके लिए, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के लिए। बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जो टीचर्स को हेल्प करेंगे, पर सभी के सभी एसिंक्रोनस ऑनलाइन होंगे, क्योंकि यही डिमांड है इस समय की। तो कोविड के बाद ऑनलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह जब हम इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, अगेन ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, पहले हमने कभी नहीं सुना था कि ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी हो सकती हैं, पर ऑनलाइन इंटर्नशिप्स होंगी और इवन प्लेसमेंट्स भी ऑनलाइन होंगी। हमने कई वेबिनार किए जिसमें प्लेसमेंट्स ऑनलाइन बच्चों की करने के ऊपर था कि कैसे बच्चों का ऑनलाइन प्लेसमेंट होगा, कैसे ऑनलाइन ही उनका इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन ही लेटर आएगा फॉर अपॉइंटमेंट, और वो ऑनलाइन ही बच्चे ज्वाइन भी कर लेंगे जब तक कि यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज फॉर्मल तरीके पे खुलती नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो दुनिया है, कोविड के बाद की दुनिया, शायद ज़्यादा खूबसूरत दुनिया होगी। ज़्यादा खूबसूरत इस सेंस में कि हमें थोड़ी में रहना आ जाएगा, ज़्यादा काम थोड़े समय में करना आ जाएगा, थोड़े पैसे में करना आ जाएगा। कोलैबोरेशंस जो अभी तक जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस यूनिवर्सिटीज़ करती थी, और उसमें मोस्टली फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू होता था कि किसी फॉरेन प्रोफेसर को बुलाना है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में बुलाने के लिए उनका हवाई जहाज़ का किराया भी देना है, उनका रहने सहने का इंतज़ाम भी करना है। पर अब वो सब खत्म हो गया। अगर आपको किसी इंटरनेशनल प्रोफेसर को बुलाना है तो आप ऑनलाइन बुला सकते हैं, अपने बच्चों से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं कि हमारे कोलैबोरेशन भी आसान है, चाहे वो टीचर्स को बुलाना हो, चाहे रिसर्च कोलैबोरेशन हो, चाहे स्टूडेंट एक्सचेंज हो, टीचर एक्सचेंज हो, तो ये सब भी ऑनलाइन पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि कोविड के बाद की दुनिया खूबसूरत और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा सक्षम दुनिया होगी, और मेरा ये मानना है कि हमें उसको से बड़े उत्साह से उसको गले लगाना चाहिए उस दुनिया को, और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये हमारे बच्चों के लिए एक सौगात की तरह छोड़ के जाना चाहिए कि हाँ, हम आपके लिए एक खूबसूरत दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सबको मेरा धन्यवाद, और एक बार फिर से टैगोर यूनिवर्सिटी को, इस उत्सव को मेरी बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। मित्रों, अभी तक हम लोग शिक्षा पर बात कर रहे थे। श्री अमिताभ सक्सेना ने बताया कि स्थानीय रोजगार पर बल देना चाहिए, स्थानिकता का प्रवेश हमारे विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, उन्हें शोध में भी लोकल पर जोर देना चाहिए, लोकल समस्याओं पर विचार करना शुरू करना चाहिए। वहीं डॉक्टर पंकज मित्तल ने हमें हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, विश्वविद्यालय कैसे बदलेंगे, इस पर काफ़ी इन्फॉर्म्ड और बहुत ही अच्छी बातचीत हमसे की। अब मैं आपको एक और चर्चा की ओर लिए चलता हूं जो स्वास्थ्य के बारे में है। डॉक्टर उर्वशी प्रसाद पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, नीति आयोग में हैं, और स्वास्थ्य में भी हमारे देश में यानी भारत में बहुत सारे नए काम हुए हैं। टेलीमेडिसिन पर काफ़ी ज़ोर है, स्थानीय पारंपरिक कौशलों पर बड़ा ज़ोर है, आयुर्वेदा पर ज़ोर है, आयुष पर ज़ोर है।
वो हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऑल्टरनेट कैडर्स को बनाने के बारे में भी काफ़ी ज़ोर देती हैं। और अलग अलग सेक्टर्स जिसमें एनजीओ शामिल हैं, स्वयंसेवी संगठन शामिल हैं, उन पर जोर देती हैं। हमारी पारंपरिक जो शैलियाँ हैं, पारंपरिक स्वास्थ्य की शैलियाँ हैं, उनमें रिसर्च पर जोर देती हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ा प्रयास स्वास्थ्य को लेकर भी हमारे देश में हो रहा है और एक तरह का सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की बात है। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता के लक्षण क्या होंगे, उसके क्या गुण होंगे, इस पर हम बात करेंगे। आई इनवाइट नाउ डॉक्टर उर्वशी प्रसाद टू टॉक टू अस about the various initiatives which have been taken by Government of India in the health sector and which are impacting the country in a very big way. So let us hear what Dr. Urvashi Prasad has to say. So all of us have been over the last few months going through some very unprecedented times globally, facing this COVID-19 pandemic. And I think it's left us with some very important learnings and also lessons for the future, for how our health system should shape up, especially here in India. I think one of the most important learnings has been that we need to emphasize public health, health promotion, prevention, much more than curative care or hospital-based care. And I think the best example of this is really coming from, if we look at a country like the United States, they spend a lot of money on healthcare. In fact, spend nearly 17% of their GDP on health. But a lot of it goes into hospital-based care. And that is where we need to take a leaf from, that we need to follow a very different example. We need to invest in public health. We need to invest in prevention because we have many more people. We have 3 to 4 times the number of people that the United States has. And we can see the kind of crisis they are facing today, even with respect to this pandemic. So we need to go back to the basics. We need to look at our traditional systems which promote healthy living, which promote well-being. In India, we have a long tradition of Ayurveda, yoga, and really the essence of all of these is to keep disease at bay. It's not about merely the absence of disease, but it's also about staying well, both mentally as well as physically. So both in terms of the government, when we look at investing in health, of course, we need to increase our investment, but it's also important that what areas do we invest in? And those have to be public and preventive health. Those have to be promotion of Ayush. And of course, over the last few years, the government has started to take a lot of steps in this direction. But also as people, what can we do to follow a healthy lifestyle, a healthy diet, a regular sleep routine? All of this is going to be very, very critical in this post-pandemic era. Also, another learning for us has been the use of technology. Across various sectors, we've seen greater adoption of technology, and healthcare is one of them. Especially during the lockdown period in India, we saw a massive increase in the adoption of telemedicine. Many more people have now started availing health services, consultations through telemedicine platforms, and that is really just scratching the surface. There is so much more we can do with technology in our health sector, especially in collaboration with the private sector. And this is where our startups, which have actually done a lot of innovations in this crisis time. Just recently, in fact, we as Niti Aayog have released a compendium of practices that states and union territories have adopted in fighting COVID. And a number of these practices actually involve some wonderful innovations by startups, right? From use of robotics to minimize exposure to infection for healthcare workers, to, of course, use of a variety of telemedicine applications, to monitoring patients in home quarantine. We've seen a whole host of innovations. And really, we need to take these forward into the post-COVID era as well, because we have a huge shortage of health personnel on one side. On the other side, we have a huge population to cater to, including in rural and remote areas. So technology does provide us some very effective means of reaching out to such a large and also disadvantaged population in many areas. So that, I think, is the second big learning from us moving forward from this pandemic. The third, of course, will be our investment
in human resources. We need to invest in people. Again, many of you would know the government has taken several steps, several reforms to bring about changes in medical education, in Ayush education. We are also looking at nursing now. So we really need to build a very strong cadre of health professionals, which goes beyond medical doctors. Of course, medical doctors have a critical role to play, but so do nurses, so do Ayush practitioners. And in fact, a lot of these practitioners provide very critical services in our remote and rural areas where you might not find your MBBS medical doctors or specialists. So we must also value and develop and nurture these cadres, give them the proper skill sets, give them the proper incentives as well as career paths. So that is yet another learning. And finally, I would say that working closely with different sectors, I think what this pandemic has taught us is that the government alone cannot manage a crisis like this. We've required civil society organizations, we've required private sector, as I mentioned, startups, as well as larger private sector organizations. In fact, even when it comes to a potential COVID vaccine, we as the government are trying to tap into how the private sector expertise can really help us to reach the people that we would need to with a vaccine once it becomes available. So it really needs to be a cross-sectoral effort and a multi-sectoral collaboration. And I think there's huge opportunities. As much as this pandemic has been such a difficult time, like they say, out of every crisis come many opportunities. There are also several opportunities for us as people, for the government, for the private sector, to really move forward and build a very strong and resilient health system for India in the years to come. That was great, ma'am, and very insightful, talk of yours. So just want to have a few, I have a few queries. I'll just ask you a few questions. One is, in your view, for improving the availability of skilled workforce in the healthcare sector at all levels, what should be done? What are your views on that? Yeah. Yes, so I think, of course, we've made some initial steps, very important steps. If you look at the education in both, as I said, modern medicine as well as Ayush, and now nursing, dentistry, the councils which were governing education in these fields had actually not been reformed for several years, for decades, and we were facing many challenges. Whether it's the Medical Council of India or the councils regulating education in Ayush. So now with the bills that have been enacted by Parliament, and we will have a new regulatory architecture in place, hopefully that should be one very important step in the direction of reforming education in these fields and ultimately ensuring the availability as well as quality of health personnel, because health is a sector which deals with human lives. So it's not just about producing more and more personnel, but ensuring that they have the right quality as well as the right ethics. That becomes very, very important in this field. So I think that is one step. But the other, as I said, we need to move beyond medicine. Often when we think of healthcare, we only think of medical doctors. We only think of specialists. And of course, they are critical, and there is no doubting that. But we also need other cadres. We need a public health cadre, which will comprise of course, your frontline workers, but it will also comprise of Ayush professionals. It will comprise of nurse practitioners. In fact, if we see some countries around the world which have achieved good outcomes in health, they have a separate cadre of nurse practitioners, because every problem doesn't need a doctor. A lot of problems can be solved even by a nurse or even by a trained Ayush practitioner. So I think we need to invest in all these cadres. Beyond, of course, doctors. Of course, we need more doctors, we need more specialists, but let's not ignore these other cadres. And I think the government has started to take at least some steps in the right direction. But of course, we'll need to do a lot more. And as I said, in collaboration with the private sector, because we have a huge number of, private medical colleges also, and we have a lot of private players in this space as well. So the government would really need to work in tandem with them to ensure that we have the best possible outcomes. True, very true. So, ma'am, do you think COVID will change people's attitude towards Ayurveda, and people would now more adopt, Ayurveda technologies and the treatment which are available? So, what are your views on that?
Yes, in fact, we have also been exploring this whole domain of what we call integrative medicine, so bringing in Ayurveda, yoga, knowledge and expertise alongside modern medicine. Because unfortunately, what's happened over the years is that we see these as separate from modern medicine. There's often a lot of question marks raised about them. A lot of people will even doubt whether these are real sort of fields altogether or not. So there's a lot of these kind of issues which keep coming up, and that is why we want to invest very strongly in research in the field of Ayurveda and yoga as well, so that we get high quality evidence, so that we can forever put an end to this debate that is Ayurveda effective? What is it effective for? So in fact, ironically, we've had some very good studies on yoga overseas in the UK, in the US, so there is absolutely no reason why we can't generate this evidence, given that all these practices originated from here. So that is really what we are now going to focus on, is education and research in these areas, building a strong evidence base, and also trying to break down these sort of artificial silos and barriers between modern medicine and Ayurveda and yoga. Because ultimately, as I said, that a lot of our traditional systems are just about keeping healthy and staying well. They are not so much about medicine per se, but they are just about keeping you healthy and well. So they should not be at loggerheads at all with any other sort of system or medicine that we adopt. So that is the sort of integration that we are now trying to bring. But as I said, it has to be done in a very careful, thoughtful manner, so that everybody is convinced about it, and we can remove these question marks that otherwise always sort of hang over these fields in terms of whether they are actually effective or not. True, very true, ma'am. So how do you feel private sector is, helping government and trying to fight with this COVID pandemic? I mean, what is their contribution? What do you think they should be contributing more? Yes, so I think private sector has been it's been a very important collaborator, not just at the central government level, but as I said, at the state government level, at the district level, and there's different ways in which they have been partnering. One, of course, is ramping up our supplies of things like personal protective equipment, of ventilators. We must remember that when we started this pandemic, we were virtually not producing any of these domestically. We were virtually producing no PPE kits domestically, and we were totally dependent on imports. And today we are in a situation where we can produce large numbers of these, and in fact, we can even export to other countries. So a lot of this dramatic transformation has only come about through a public-private sector collaboration. And then, of course, as I said, there have been a host of innovations at the delivery level. And I think our startups have really come into the picture here, right from robots which are doing automated cleaning of hospitals to serving medicines and food to patients, so that health workers don't have to be constantly exposed to infection levels in various hospital wards, to automated cleaning and disinfection of our streets, of our public places. A lot of these technology solutions, telemedicine applications, as well as monitoring systems for people who are in home quarantine or in quarantine centers. So it's been a whole host of innovations that we've seen from the private sector, from startups in particular. And of course, governments have adopted a lot of these. Governments are trying to scale up a lot of these. And I think in the future as well, telemedicine, as I mentioned, is one area with huge possibilities. But it's all about building on this now. How do we make this platform more effective? Telemedicine per se is not a new concept, but how do we make it effective in our country? And how do we make it reach the most rural and remote areas, because that is where the highest need is. So I think that is one big area where we would have opportunities in the future. And the other, I think, is use of technologies like artificial intelligence in really generating useful information. In fact, in the UK, for instance, people are trying to use artificial intelligence to better understand side effects of the new vaccines that are being developed. So I think for us also, given that we have such good, so many good brains here, we can really use all these technologies. We can use all this information that we have at our disposal to make delivery in our healthcare sector much more effective. And I think for that, in a country of our scale, of our diversity, without public-private collaboration, we really cannot make it happen. So I think that is something that the pandemic has really proven to us.
True. So next question, ma'am, I had was, government is pushing in a big way self-reliance and Atmanirbhar Bharat in pharma sector also. What should be done to make this sunrise sector for Indian economy? How we can boost more, bring about more Atmanirbhar Bharat self-reliance in the pharmacy sector, pharma sector. Yes, so I think government is really trying to give a push now to domestic manufacturing because it's been a bit of a paradox for us. On the one hand, we've been the pharmacy of the world. We send a lot of generic medicines to several poorer countries as well, like Africa. On the other hand, a lot of times for our own people, access to medicines, access to diagnostics, medical devices can become very difficult, especially at the kind of price that we require. The most important thing for us becomes the price point because we still have a large number of poor people in the country who cannot afford very expensive medicines or diagnostics. So I think that is why the government is giving a push to domestic manufacturing, and incentives are being given for the same so that more and more people set up base here and actually manufacture here rather than having to always import some part of the raw materials from overseas. So I think that is really where the government is trying to step in. And I think it's a very important area for us. We can be, as I said, we can continue to, of course, supply, export. It can be a huge area of export, but also, firstly and most importantly, meet the needs of our own population. So I think that is really where the gap for us is, and that is what the government is trying to address. Of course, on access, the government has come up with different initiatives as well to improve access to medicines and diagnostics for poorer people. We have the Jan Aushadhi stores, for instance, which some of you might have heard about, which provide these medicines and devices at much more subsidized rates. But the idea is that the more we manufacture in India, rather than always importing, an active pharmaceutical ingredient from overseas or importing a part of a device from overseas, that much more we can be cost effective and also cost competitive. And I think that's why you would see all these recent schemes which have come out. And we're of course always also looking at innovations like the medical device parks, etc. To have entire units set up which can manufacture in bulk. So I think that those are some of the initiatives the government is taking, and I think, of course, it's a huge opportunity for industry to capitalize on some of these schemes and to also put in their investment because we need a lot of investment in these areas, and it's not just in something like COVID, but there are so many other diseases which affect us, like tuberculosis and so many others, for which we don't have enough drugs or diagnostics. So I think there is an opportunity for Indian companies to focus on some of these neglected diseases, which are so-called diseases of developing countries or diseases of the poor. It's really a big opportunity for us to focus on them and bring out the right kind of innovations in these areas. Yeah. So one last question from my end. Do you think COVID is nature's way of telling us, or sort of forcing us to shift towards more healthier and sustainable lifestyle? So what's your views on that? Yes, I think definitely. It's a very, obviously it's a very unfortunate way that we all had to be given this message from nature. And there's obviously been a lot of suffering for people around the world, and of course, here as well. But I think hopefully, as we go into the future, we will take away some very important messages of personal health and hygiene as well as public health and hygiene. I think how we behave in public places, how we conduct ourselves, not just think about ourselves, but to think about people around us and how our behaviors impact them. I think that is something that, as a message, COVID has given very strongly that, if you don't follow hygiene, you don't wear a mask, you don't just affect yourself, you affect others also. So I think as a principle, the fact that if we can just learn this much, I think it will be very, very useful for us going forward. And hopefully it will bring about a shift in our behaviors. As I said, we all need to shift focus, whether it's the government, whether it's the private sector. We all need to prioritize public and preventive health, go back to the basics, look at the potential of our traditional systems. But as citizens, as all of us also, we need to adopt some of these measures and not always think of healthcare as, okay, when we'll fall sick, then we'll do something about it. It's more about staying healthy and staying well.
and not just waiting for a disease to happen and then reacting to it. So I just hope that that is the big shift that will come in all our behaviors after this pandemic. Okay, ma'am. Thanks a lot for your views on healthcare sectors, and it was very insightful. Thanks a lot. Thank you. मित्रों, अब हम अपने इस सत्र के अंतिम वक्ता तक आ पहुँचे हैं। श्री मुकुल कानिटकर, जैसे मैंने बताया, भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, लेकिन उससे अधिक वो एक चिंतक हैं, एक विचारक हैं, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक बहुत ही अच्छी किताब भी लिखी है। भारतीय शिक्षण मंडल, जिसको वो लीड करते हैं, देश में बहुत सारे शैक्षिक नवाचारों पर बात कर रहा है, शिक्षा के भारतीयकरण पर बात करता है, गुरुकुल पद्धति पर बात करता है, और ऐसा मानता है कि शिक्षा को आमूलचूल परिवर्तित करने की ज़रूरत है। वो स्वावलंबी शिक्षा पर जोर देते हैं, शिक्षा के भारतीय परिप्रेक्ष्य पर जोर देते हैं। टेक्नोलॉजी को ज़रूर अडॉप्ट करें, लेकिन पद्धति जो है वो आनंदमय होनी चाहिए, आचार्य केंद्रित होनी चाहिए, अध्ययन केंद्रित होनी चाहिए। इस पर बहुत जोर देते हैं और गुरुकुलों तक अपनी शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इस समय देश के प्रख्यात विचारक श्री मुकुल कानिटकर जी को। तत्कर्मयन्न बंधाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म व्यर्थ का परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं मात्र कारीगरी है। विष्णु पुराण का यह श्लोक शिक्षा की, विद्या की सर्वकालिक व्याख्या हमको देता है। भारत में हमने सदैव से मुक्तकरी विद्या को ही महत्व दिया है। एजुकेशन दैट लिबरेट्स, यही हमारा आदर्श रहा है। और इसी आधार पर एक अत्यंत स्वावलंबी आत्मनिर्भर शिक्षा व्यवस्था का निर्माण अनादिकाल से सतत भारत में होता रहा। और यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो जहाँ जिस स्थिति में है वहाँ से सर्वोच्च मुक्ति की स्थिति तक ले जाने वाली शिक्षा देने का प्रबंध भारत में किया गया। यह अत्यंत विकेंद्रित प्रणाली थी, गांव-गांव में थी, प्रत्येक घर घर में थी, प्रत्येक मनुष्य के लिए थी। जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग के भेदों के परे जाकर के प्रत्येक मनुष्य मात्र को मनुष्य के रूप में जीवन जीने की कला में प्रशिक्षित करने का काम शिक्षा व्यवस्था करती थी। इसीलिए साविद्याया विमुक्तये श्लोक से पूर्वार्ध में तत्कर्मयन्न बंधाय कहा है, क्योंकि कर्म बिना बंधन के करना यह मनुष्यत्व का सबसे बड़ा लक्षण है और उसके लिए प्रशिक्षित करना शिक्षा है, यह ऋषि कह रहा है। यह वर्ष हम सबके लिए अत्यंत चुनौती का वर्ष रहा। सारा विश्व एक महामारी के से घिरा हुआ है, एक ऐसा अप्रत्याशित संकट। लोग कह रहे कि 100 वर्ष बाद 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद में 102 वर्षों बाद ऐसी महामारी है। किंतु सभी आकलन देख करके तो ऐसा नहीं लगता ये महामारी उसके जैसी है, उससे कई गुना अधिक बड़ी महामारी यह बन गई। देश के देश बंद हो गए, लॉकडाउन शब्द प्रयोग किया गया। हमने भारतीय शिक्षण मंडल में नकारात्मकता नहीं लेके आए। लॉकडाउन, कोई और हमको क्या लॉक करे, हम स्वयं अपने संयम से, अंग्रेजी में भी हमने उसको अलग जगह तोड़ा, हमने कहा लॉक्ड ओन, स्वयं ही स्वयं को लॉक किया हुआ है। और हिंदी में तो उसके लिए हमने शब्द दिया घरवास। यह घरवास का संकट हमारे लिए बहुत कुछ बदलने वाला हुआ। घर में बंदिस्त रहना, भौतिक दूरियां, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको त्रुटिवश सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का नाम दिया गया। सामाजिक दूरी की आवश्यकता नहीं है, मन को एकत्र लाने के लिए शरीर को साथ लाना आवश्यक नहीं होता है। और आज के तकनीक के युग में, जिससे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, दूर बैठा हुआ, 1000 से अधिक मील दूर बैठ करके, और श्रोता भी हो सकता है और हजारों मील दूर बैठे हो, 5 खंडों में बैठे हो, और वह आज मेरी बात सुन पा रहे हैं। वह संचार की जो तकनीक आज आ गई, उस संचार की तकनीक के कारण भौतिक दूरी रखते हुए भी सामाजिक संबंध बनाए रखना संभव है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। केवल एक बचाव के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में
हम संक्रमण के वाहक और प्रसारक ना बने, इस बात के लिए एक भौतिक दूरी रखने की आवश्यकता थी। किंतु घर की देहरी को ही लक्ष्मण रेखा बनाने का आह्वान हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके बाद में कई महीनों तक घर में बैठ गए, तो उसका परिणाम हर क्षेत्र पे हुआ, व्यापार के क्षेत्र में हुआ, सभी प्रकार के जीवन के क्षेत्रों में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा परिणाम उसका हुआ शिक्षा जगत पर। परीक्षाओं का कालखंड था, परीक्षाएं नहीं हो पाई, ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे होंगी इस बात को लेकर के चुनौती थी। उस चुनौती का सामना किया विश्वविद्यालयों ने किया, विद्यालयों ने किया। बाद में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी 2-3 माह में ऐसा लगा था, लेकिन नहीं हुआ। अब लगातार 9 महीने से ऐसी स्थिति है कि विद्यालय महाविद्यालय नहीं खुले, प्रत्यक्ष कक्षाएं नहीं लग सकती। इसलिए शिक्षा के भी तकनीक पर आधारित माध्यम इस संकट के काल में हमने प्रारंभ किए और बड़े प्रमाण में उसका उपयोग होने लगा। आज डिजिटल क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारा एक, वो भी एक नया शब्द अभी कोविड के बाद में ज़्यादा प्रयोग होने लगा, न्यू नॉर्मल हो गया है, नया सामान्य हो गया है। इसलिए कक्षा में बिना गए कक्षा होना, इस प्रकार से दूरस्थ स्थिति में कक्षा को करना, यह भी एक ऑनलाइन एजुकेशन, यह भी एक परंपरा हो गई, यह भी एक बात हो गई। इसलिए ये विषय आज इस कोविड के बाद का जीवन, इस सत्र में यह विषय आज कहा कि भविष्य की शिक्षा कैसे होगी, इसका विचार करते समय ये तकनीक का विचार अधिक मन में आता है। और ये तकनीक विकसित हुई है। आज ऑनलाइन क्लासेस, अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म उसके लिए तैयार हो गए, अनेक प्रकार के मंच तैयार हो गए, जिन मंचों पर शिक्षक अपने घर में बैठा है, विद्यार्थी अपने घर में बैठे और दोनों आपस में कक्षा कर लेते हैं। दोनों प्रकार के अभिमत शिक्षकों के अंदर से भी, विद्यार्थियों के अंदर से भी और माता पिता के अंदर से भी आए। किसी भी बात के प्रत्यवाय, साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही है। वैसे इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है, कितना खास करके छोटे बालकों में, विद्यालयी शिक्षा में और उसमें भी प्राथमिक शिक्षा में स्क्रीन टाइम, कितने देर तक वह उस मोबाइल की छोटी सी और उस स्क्रीन को, पर्दे को देखते रहे, वो कितना उनके स्वास्थ्य के लिए हितकारक है, साधक है कि बाधक है। ऐसे प्रश्न भी है जिन प्रश्नों का भी उत्तर देना पड़ेगा। किंतु तकनीक एक बार जीवन में प्रवेश कर लेती है तो वो छोड़ती नहीं। इसलिए कोविड के चले जाने के बाद भी यदि सब कुछ सामान्य भौतिक रूप से हो भी गया और कक्षाएं लगने भी लगी, तो भी यह जो नए मंच तैयार हुए हैं, यह जो नए उपकरण, अंग्रेजी में ऐप हम कहते हैं, ये नए जो ऐप्स हमारे जीवन का अंग बन गए, ये हमारी भविष्य की शिक्षा का अंग बनने वाले हैं। इसलिए उसके ऊपर सृजनशीलता से, सर्जकता से, क्रिएटिविटी के साथ, कल्पकता से, इमेजिनेशन के साथ काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये माध्यम एक नया द्वार खुलता है, अभिव्यक्ति का एक नया द्वार खोलता है। और माध्यम तो बदलते रहते हैं। दक्षिणामूर्ति के स्तोत्र में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले परावाणी में शिक्षा प्रारंभ हुई थी। दक्षिणामूर्ति एक वटवृक्ष के नीचे बैठे और उनके सामने 4 वृद्ध शिष्य बैठे हैं, और दक्षिणामूर्ति ने चिन्ह मुद्रा धारण की और वही चिन्ह मुद्रा उन 4 शिष्यों को धारण करने को कहा। और चिन्ह मुद्रा में, परावाणी में, बिना कुछ बोले सारा ज्ञान, आज की भाषा में कहा जाए तो डाउनलोड हो गया चारों शिष्यों में, और वो सर्वज्ञ बन गए। दक्षिणामूर्ति सर्वज्ञ थे और केवल चिन्ह मुद्रा से चारों लोग। ये परावाणी थी जिसमें कुछ बोला ही नहीं गया। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा। वटवृक्ष के नीचे का, वटतरु के नीचे का विचित्र दृश्य देखो। चित्रम वटतरोर मूले, शिष्य वृद्ध है और गुरु युवा है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु ने मौन व्याख्यान दिया, कुछ बोला ही नहीं। शिष्यास्तु छिन्न संशय, और शिष्यों के सारे संशय मिट गए, वो सर्वज्ञ हो गए। यहां से जो शिक्षा प्रारंभ हुई थी, जहां वाणी के अशुद्धि का उपयोग ही नहीं करना पड़ा ज्ञान के संप्रेषण के लिए और ज्ञान के साक्षात्कार के लिए, वहां से फिर श्रुत ज्ञान आया। हमारे सारे वेद श्रुति पर आधारित है। बोला और उसके अनुच्चारण के द्वारा शिष्य ने, गुरु ने बोला, उसका अनुच्चारण शिष्य ने किया, और उसके द्वारा श्रुति से सारा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वर्ष तक संप्रेषित हुआ।
इसलिए परावाणी से वैखरी वाणी की तकनीक आ गई। वैखरी वाणी की शुद्धता के लिए फिर पाणिनि ने कार्य किया, अनेक ऋषियों ने कार्य किया, उसको पाणिनि ने संग्रहित करके अष्टाध्यायी में हमारे सामने रखा कि कंठ से लेकर होष्ठ तक इस स्वर यंत्र का शुद्ध प्रयोग करते समय उच्चारण के प्राणाघात के द्वारा प्राण का आघात होकर के जो उच्चारण उत्पन्न हो रहा है, उस उच्चारण से अर्थ किस प्रकार से प्रकाशित हो, पद का जो पद मैं उच्चारित कर रहा हूं उस पद का पदार्थ सुनने वाले के चित्त में किस प्रकार उद्घाटित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, उसके लिए वैखरी वाणी की शुद्धि के लिए काम हुआ। उसी को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत कोई भाषा नहीं है, संस्कृत वाणी का संस्कार है। तो जब हमने परावाणी में जहाँ पर कहीं आवश्यकता ही नहीं थी किसी शब्द की बोलने की, उससे शिक्षा दी, तो उसके दूसरे स्तर पर हमने देखा कि वह वैखरी वाणी में आ गई, जहाँ बोला गया और सुना गया तो श्रुति उसका आधार बनी। फिर और टेक्नोलॉजी आगे आएगी तो हमने इस श्रुति के द्वारा जो शब्द, जो ध्वनि प्रेषित की जाती थी और ग्रहण की जाती थी, और उसके द्वारा जो प्राणों का आदान प्रदान होता था, उससे जो अर्थानुभव होता था, उसको ज्ञान कहा। उस ज्ञान के बाद में हम तीसरे स्तर पर आए, जब हमने उस शब्द को यानी उस ध्वनि को अंकित करना शुरू किया, टंकित करना शुरू किया, उसको आकार दिया और उसको अक्षर कहा। अक्षर में लेखन आ गया, लेखन में से मुद्रण आ गया, फिर भूर्जपत्र आ गए, तालपत्र आ गए, ताम्रपत्र आ गए, फिर उनको बांधने के लिए गांठ पड़ी इसलिए ग्रंथ आ गए। तकनीक बदलती गई। आज वही तकनीक एक नए द्वार खोल रही है। यह अंतरताने के माध्यम से, संजाल के माध्यम से। मैं कई बार कहता हूँ कि शंकराचार्य को माया समझाने के लिए पता नहीं क्या क्या उदाहरण देने पड़ेंगे। रज्ज्वाम भुजंगम इव प्रतिभासितम वही, रस्सी पड़ी है और वो अंधेरे में सांप के समान दिख रही है। वो मायाजाल समझाने के लिए यदि आज का ये संजाल होता, इंटरनेट होता, तो उनको ज़्यादा कष्ट नहीं पड़ता। परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष है। रिकॉर्डिंग कब हुआ आपको पता नहीं, लेकिन आप इस समय इसको सुन रहे हैं तो आपके लिए यह मेरा व्याख्यान अभी हो रहा है। यह माया है। मैंने तो कब बोला होगा जब रिकॉर्डिंग की, लेकिन आप अभी सुन रहे तो आपके लिए अभी वो चक्षुर वही सत्य है, सामने दिखने वाला सत्य। ये माया जाल है। इस माया जाल ने नए द्वार खोल दिए, इसलिए भविष्य की शिक्षा में इसका स्थान निश्चित है। अब इसका सदुपयोग करना हम शिक्षकों के हाथ में है। प्रत्येक शिक्षक को इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये माध्यम बहुत प्रभावी माध्यम है, इसलिए केवल भाषण के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना। वो तो वैखरी वाणी का प्रयोग हो गया। इसमें आप दृक, श्राव्य, चित्र, और उसमें भी अभी जो आ गया चलचित्र, एनिमेशन का प्रयोग करना, वीएफएक्स का, विजुअल इफेक्ट्स का प्रयोग करना, और उसके द्वारा एक अच्छी प्रस्तुति इस माध्यम से करना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर इसने प्रदान किया। इससे जो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा, गुरुकुल शिक्षा वापस आ जाएगी। अब आप कहोगे ऑनलाइन से और डिजिटल से गुरुकुल शिक्षा कैसे वापस आएगी? क्योंकि गुरुकुल यानी केवल वो झोपड़ी बना करके लंबी दाढ़ी वाला गुरु बैठा हो, ये जो हमारे मन में कल्पना है पेड़ के नीचे बैठे, वो चित्र नहीं है। गुरुकुल एक पेडागोजी है, गुरुकुल एक शिक्षण विधि है, एक लर्निंग मेथोडोलॉजी है। ये शब्द ध्यान रखना, टीचिंग नहीं कहा मैंने, क्योंकि टीचिंग संभव नहीं है। जगत में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, केवल सीख सकते हैं। सीखना ही शब्द है, शिष्य उसी से आया, शिष्य से ही सीख आया। इसलिए शिष्यत्व जो है, सीखना जो है, वही प्रक्रिया है। और ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो भी आप मंच बनाते हैं, उस मंच का नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ नॉट टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि यह नया भविष्य की शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी के हाथ में रिमोट है। आपके वो जूम में या गूगल मीट पे आपके साथ में वार्तालाप कर रहा होगा, वो अपना वीडियो बंद करके इधर उधर घूम रहा हो तो शिक्षक को पता भी नहीं चलेगा। शिक्षक यदि बोर करेगा तो वो बंद कर देगा वीडियो।
इसलिए विद्यार्थी के हाथ में ये अत्यंत लोकतांत्रिक माध्यम है, इसलिए रसमय माध्यम है, इसलिए लर्निंग सेंट्रिक है, अध्ययन केंद्रित माध्यम है, आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, यही तो गुरुकुल की विशेषता है। और आनंद केंद्रित, 3 अ है, आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, आनंद केंद्रित, यानी गुरुकुल शिक्षा। भविष्य की शिक्षा में तकनीक का, प्रौद्योगिकी का उपयोग होकर के हमारे सारे विश्वविद्यालय, हमारे सारे विद्यालय आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित और आनंद केंद्रित होने चाहिए। यह हमारा प्रयास होना चाहिए। एक और शब्द प्रयोग हो रहा है, ब्लेंडिंग। प्रत्यक्ष और परोक्ष का सही सम्मिलन करके, समन्वय करके काम करने की आवश्यकता है। अभी यूजीसी ने कहा है कि 20% जो पहले आप ऑनलाइन कर सकते थे, अब 40% कर सकते हो सकता है 50% भी हो जाए। किंतु मुख्य बात यह है, इन दोनों का प्रयोग करके पूरी शिक्षा का जो शीर्षासन है उसको ठीक करना, टीचिंग सेंटर की जगह लर्निंग सेंट्रिक करना। आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित होने से यह आनंद केंद्रित होगी। विद्यार्थी रस पाएगा, जहां रस पाएगा वहीं सरस्वती की उपासना होगी। इसलिए सारा विश्व गुरुकुल शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह शिक्षा का भविष्य है, उसमें विश्वरंग कार्य करे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, अपनी इस चर्चा के अंत में मैं अपने चारों वक्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कोविड बाद की दुनिया के बहुत सारे क्षितिज खोले, बहुत सारे नए परिप्रेक्ष्यों को खोला है। हमने स्थानिकता की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, हमने स्वास्थ्य में स्वावलंबन की बात की, हमने वैकल्पिक क्षेत्र जो उभर रहे हैं, वैकल्पिक धाराएं उभर रही हैं, उन पर बातचीत की। हमने शिक्षा में आचार केंद्रित होने, अध्ययन केंद्रित होने और आनंद केंद्रित होने पर बात की। ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी बहुत अच्छा और एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि आपको भी ये सारे वक्ताओं की बातचीत बहुत पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि इसके अंत में हम एक छोटी सी फिल्म देखें जो जीवनदायिनी माँ नर्मदा के बारे में है, हमारे प्रदेश की नदी, देश की नदी नर्मदा के बारे में है, जो रागा ऑफ रिवर के नाम से है। और मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा जीवन इसी नदी की तरह प्रवाहित होगा, हमारी शिक्षा ऐसे ही प्रवाहित होगी, हमारा स्वास्थ्य ऐसे ही प्रवाहित होगा। अब आपको इस छोटी सी फिल्म की तरफ लिए चलता हूँ। आप सबका बहुत आभार, वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तू